नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ML वाले गुरुजी में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो ऑन डिमांड वीडियो है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट करी कि सर आप एक डेटा प्री प्रोसेसिंग या डेटा प्रोसेसिंग, क्योंकि हमारा मशीन लर्निंग जो मॉडल है वो कम्प्लीटली डेटा पर डिपेंड करता है, तो डेटा के बारे में हमें बताइए कि प्री प्रोसेसिंग हम किस तरह से करते हैं या फिर हम किस तरह से अपने डेटा को तैयार करते हैं जिससे कि हमारे एमएल मॉडल जो है वो सही प्रिडिक्शंस करे। ओके, तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये वाला जो टॉपिक है ये टॉपिक आपका डेटा साइंस में आता है, लेकिन क्योंकि हमारा एमएल मॉडल जो है, मशीन लर्निंग जो मॉडल जो प्रिडिक्शंस करता है, जो रिजल्ट्स देता है, वो कंप्लीटली डिपेंड होता है कि हमने उसको किस डेटा पे उसको ट्रेन किया है। तो इस वजह से ये जो टॉपिक है ये मैं अपने इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा प्री प्रोसेसिंग। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक डेटा को तैयार कर रहे हैं, हम एक डेटा बना रहे हैं और उसी डेटा से हम अपने एमएल मॉडल को ट्रेन करेंगे जिससे कि हमारा जो एमएल मॉडल है वो ठीक से प्रेडिक्शंस कर पाए या आउटपुट दे पाए। ओके, तो फ्रेंड्स, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंस रख रही है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, तो अगर मान लीजिए आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या आपका स्कूल का एग्जाम है या कॉलेज का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बट नेचुरल है आप कोई एक बुक फॉलो करेंगे, आप किसी बुक से पढ़ेंगे, उसी से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए पहला एग्जांपल लेके चलते हैं, पहला केस लेके चलते हैं कि मान लीजिए अगर जो बुक जिसको आप फॉलो कर रहे हैं अगर उसमें एरर्स हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, तो क्या आपकी लर्निंग ठीक से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्या आप जो है उसको पढ़ के, जिसमें ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे एरर्स हैं, उसको पढ़ के अगर आप एग्जाम देंगे तो आप फेल हो जाएंगे या मार्क्स बहुत कम आएंगे। ओके, तो ये पहला केस हुआ। अब हम बात करते हैं दूसरे केस की। मान लीजिए आपका जो एग्जाम है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, ओके, लेकिन जो आप बुक अगर आपको जो दी गई है वो कोई एक ऐसी लैंग्वेज में है जो आपको ना पढ़नी आती है ना लिखनी आती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जर्मन में है, फ्रेंच में है, ओके, चाइनीज लैंग्वेज में है। तो अगर आप ऐसी बुक को फॉलो करेंगे या ऐसी बुक से पढ़ेंगे जो आपको समझ में ही नहीं आ रही, लैंग्वेज ही उसकी अलग है, तो भी आपकी लर्निंग इनकम्प्लीट रह जाएगी, तब भी आप फेल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पे मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमको अपना एक ऐसा एमएल मॉडल बनाना है जो अच्छे से प्रिडिक्शंस करे, जिसके रिजल्ट्स बेटर हो और एक्यूरेट रिजल्ट्स हो, एक्यूरेट प्रिडिक्शंस हो, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमारा जो डेटा हो जिससे कि हम अपने एमएल मॉडल को ट्रेनिंग दे रहे हैं वो बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए और बिल्कुल जैसा रिक्वायर्ड है एमएल मॉडल को ट्रेन करने के लिए वैसा होना चाहिए। ओके, तो आज इसी वजह से आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई गई होगी। इस वजह से आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं दैट इज डेटा प्री प्रोसेसिंग। हम सबसे पहले, हमारे पास जो डेटा होता है ना, रॉ डेटा होता है, वो हम डायरेक्टली एमएल मॉडल को लर्निंग के लिए नहीं देते हैं, हम उसको प्री प्रोसेस करते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उसके बाद जब प्री प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है उसी के बाद हम उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, लर्निंग करवाते हैं, और हम ये देखते हैं कि उसके बाद जो है एमएल मॉडल जो है वो बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देने लग जाता है। ओके, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, स्टेप 1, वो होता है डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। डिफाइन अ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली जो हमारा एमएल मॉडल है वो किस तरह का एमएल मॉडल है, उसी के हिसाब से हम अपना डेटा सेट करेंगे, डिफाइन करेंगे। ओके, क्या वो मॉडल जो है वो क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ रिजल्ट्स दे रहा है, यस नो में रिजल्ट्स दे रहा है, ट्रू फॉल्स, पॉजिटिव नेगेटिव में रिजल्ट्स दे रहा है, या रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, कोई कंटिन्यूस नंबर हमको आउटपुट में दे रहा है, प्रेडिक्शन में दे रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। ओके, तो इसमें जो हम सबसे पहले अंडरस्टैंड
द आउटपुट या रिजल्ट, हम सबसे पहले रिजल्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि रिजल्ट क्या है। ओके, क्या वो क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, क्या वो रिग्रेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, इस तरह से हम देख लेते हैं। दूसरी चीज, हम इसी में ही स्टेप 1 में हम ये देखते हैं कि जो हमारे इनपुट फीचर्स हैं या इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या क्या होनी चाहिए, एंड आउटपुट लेबल, आउटपुट लेबल क्या होना चाहिए, मतलब हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए उस डेटा में और हमारे इनपुट फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। ये हम इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हम ये, क्योंकि हमको एमएल मॉडल ट्रेन कराना है, तो ये दोनों पॉइंट्स क्या क्या होने चाहिए, रिजल्ट हमको कैसा चाहिए और दूसरी चीज इनपुट फीचर्स क्या होने चाहिए, इनपुट एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए, या फिर आउटपुट लेबल क्या होना चाहिए। स्टेप 2 में फ्रेंड्स, स्टेप 2 हम कलेक्ट करते हैं डेटा, दैट मींस डेटा कलेक्शन। ये हमारा आता है, ये जो है हम डेटा, बहुत सारा डेटा को कलेक्ट करते हैं, जोड़ते जाते हैं। ओके, और इसी को हम कहते हैं रॉ डेटा। रॉ डेटा, इसी को हम बोलते हैं रॉ डेटा, दैट मींस एक ऐसा डेटा जो रॉ कंडीशन में है। ओके, इसको अब हम प्री प्रोसेस करेंगे, इसको प्यूरिफाई करेंगे, अच्छे से बनाएंगे, जिससे कि हमारा जो एमएल मॉडल है अच्छे से प्रिडिक्शंस करें। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, हमने डेटा को कलेक्ट किया। ओके, नेक्स्ट जो स्टेप आता है हमारा स्टेप 3, उस पे आते हैं हम फ्रेंड्स, उसको समझते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो होता है स्टेप 3, ये होता है हमारा डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक रॉ डेटा है, ओके, रफ डेटा है हमारे पास, अब हम उसे क्लीन करना स्टार्ट करेंगे। क्लीन करना स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हम अब उसे थोड़ा सा ठीक ठाक करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो हमारा एमएल मॉडल की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है हमारा मिसिंग डेटा। मिसिंग डेटा, तो मिसिंग डेटा का मतलब ये हुआ कि कुछ कुछ डेटा मे बी इट इज पॉसिबल कि मिस हो हमारे डेटा में से। एट्रीब्यूट्स तो हैं लेकिन कुछ कुछ हो सकता है मिस हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की सारी डिटेल्स हैं लेकिन उसका एज मिस है ही नहीं उसकी एज। ओके, या फिर सारी चीजें हैं, किसी एक पर्सन का इनकम नहीं है, कोई भी एक डेटा जो है वो मिस है, मतलब इनकम्प्लीट है। तो उसको हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं या तो उस डेटा को अगर नहीं भर पा रहे तो उसको हटा देते हैं, उस कॉलम को या उस रो को हटा देते हैं, उस जो पर्सन है उसका एंट्री को हटा देंगे, या फिर हम एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं और उसको फिल कर देते हैं। ये अलग मेथड है जो हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा जो हम हैंडल करते हैं वो हैंडल करते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप, डेटा टाइप का मतलब यह हुआ कि किस तरह का डेटा हमको रिक्वायर्ड है अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए। डेटा टाइप, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर रिजल्ट है किसी स्टूडेंट का, प्रीवियस रिजल्ट है, 10th या 12th का रिजल्ट है किसी पर्सन का, तो वो जो रिजल्ट है वो हमको किसके फॉर्म में चाहिए, क्या परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए या मार्क्स के फॉर्म में चाहिए कि भाई 400 आउट ऑफ 500 मार्क्स उसके आए, या फिर ग्रेडिंग के फॉर्म में हमें रिजल्ट चाहिए कि ग्रेडिंग A+ रही या A रही, या परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए। ये सारी चीजें जो है हम डेटा टाइप में कंसीडर करते हैं कि भाई डेटा टाइप हमको किस तरह का रिक्वायर्ड है। ओके, सी डुप्लीकेट रिजल्ट्स। डुप्लीकेट रिजल्ट्स, डुप्लीकेट रिजल्ट्स का यह मतलब होता है कि किसी एक पर्सन की इंफॉर्मेशन कई बार तो नहीं है। इस तरह से जो हमारा डेटा होता है उससे भी हमारा जो एमएल मॉडल है कंफ्यूज होता है और उसके रिजल्ट्स गलत होते हैं। तो हमें डुप्लीकेसी पता करनी होती है, हमें सिर्फ एक पर्सन का एक ही रिकॉर्ड चाहिए, हमें उसी पर्सन के कई सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, इससे हमारी जो लर्निंग है एमएल मॉडल की वो गलत होती है। तो हम क्या करते हैं, जो डुप्लीकेट रिजल्ट्स होते हैं उसको हम डिलीट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें एक ही बार रिजल्ट चाहिए होता है। नेक्स्ट, आउटलायर्स।
आउटलायर्स मतलब कुछ एरर्स हैं, डेटा तो है लेकिन कुछ एरर्स है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एज का एट्रीब्यूट है, अगर एज का एट्रीब्यूट है और उसमें एज लिखी हुई है, किसी पर्सन की एज लिखी हुई है 500 ईयर्स, तो इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन जो है वो एरर है, गलत है, ये आउटलायर है। किसी भी पर्सन की एज जो है 85 या 90 से ज्यादा हो ही नहीं सकती इन जनरल। तो अगर 500 एज लिखी हुई है इसका मतलब वो एज गलत है, उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे आउटलायर। तो ये सारी चीज जो है हम डेटा क्लीनिंग में कंसीडर करते हैं। दैट मींस कोई अगर डेटा मिस है तो या तो उस डेटा को हटा दीजिए या फिर उसको फिल करने की कोशिश करिए बाय कंसीडरिंग एवरेज। डेटा टाइप हमको पता होना चाहिए कि डेटा टाइप क्या है। दैट मींस कि परसेंटेज के फॉर्म में चाहिए या मार्क्स के फॉर्म में चाहिए या ग्रेड्स के फॉर्म में चाहिए हमको डेटा टाइप। डुप्लीकेट रिजल्ट है, अगर एक ही रिजल्ट जो है कई बार हमारे डेटा में आ गया है तो उसे हमको रिव्यू कर रहा है, इससे लर्निंग खराब होती है। दूसरा आउटलायर्स, दैट मींस अगर कुछ एरर्स हैं वैल्यूज में, हमें मालूम है कि ये वैल्यू इसी रेंज में होगी, तो अगर उस रेंज से बाहर वैल्यू आ रही है इसका मतलब वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एज है, एज अगर -20 है तो ये हमें मालूम है कि एज जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो -20 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब वो गलत है डेटा। ओके, तो ये आता है डेटा क्लीनिंग में। ये हो गया हमारा स्टेप 3, ये हमारा स्टेप 3 था। अब हम आते हैं स्टेप 4 पे, ये होता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा को ट्रांसफॉर्म ही कर रहे हैं, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रेंड्स इसका क्या मतलब हुआ, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म का मतलब हम डेटा को चेंज ही कर रहे हैं, हमने डेटा ही चेंज कर दिया। तो देखिए ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, इसको जरा समझते हैं। देखिए डेटा जो है हमारे पास वो बहुत डिफरेंट तरह का डेटा है। मान लीजिए एज है, एज की जो रेंज है वो कितनी रेंज है, मान लीजिए 10 ईयर्स टू 90 ईयर्स। ओके, उसी डेटा में हमारे पास एक पर्सन की इनकम है, तो इनकम की रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी, मान लीजिए 10,000 टू 2 lakhs पर मंथ। तो आप ये देखेंगे कि वेरिएशन आ गया डेटा में। एक डेटा ऐसा है जो 10 से लेकर 90 वैल्यू दे रहा है और दूसरा डेटा है जो 10,000 से लेकर 2 lakhs तक का डेटा दे रहा है। तो ये जो वैल्यूएशन या वेरिएशन आ जाता है वैल्यू में, इस वजह से हमारे जो एमएल मॉडल है ठीक से लर्निंग नहीं कर पाता और इसमें प्रेडिक्शंस की प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा को ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो इसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं, जो एक सबसे अच्छा मेथड है वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन में हम 0 से 1 के बीच में चाहे कोई भी वैल्यू हो, 10 टू 90 0 से 1 के बीच में आ जाएगी, या फिर 1000 से 10,000 हो उस वैल्यू को भी हम 0 से 1 की रेंज में ले आएंगे। अगर 1 लाख से 10 लाख के बीच में भी अगर कोई वैल्यू है उसको भी हम किस रेंज में ले आते हैं, हम 0 से 1 की रेंज में ले आते हैं। ओके, तो ये कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। बिल्कुल इसी जैसा एक और भी मेथड है स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें जो है हम नेगेटिव वैल्यूज, 0, मीन वैल्यू एंड पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन में भी हम एक वैल्यू जो है एक मीन लेके चलते हैं और एक वेरिएंस। ओके, तो वेरिएंस का मतलब ये हुआ कि हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्डाइजेशन में इस तरह के ग्राफ को क्रिएट कर लेते हैं, मीन के आसपास ज्यादातर वैल्यूज हो जाती हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ओके, तो कुछ वैल्यूज नेगेटिव की तरफ निकल जाती है, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव की तरफ, और ज्यादातर वैल्यूज जो है वो मीन के आसपास आ जाती हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। ये दोनों जो मेथड्स हैं ये हम एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीटली अच्छे से समझेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है, इसके फॉर्मूले क्या है और इसका एक न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये दोनों जो मेथड हैं ये नॉर्मलाइज करने के मेथड है। हम बस इतना चाह रहे हैं कि हमारी जो वैल्यूज हैं जो अलग अलग रेंज में आ रही हैं हर एक एट्रीब्यूट की, उनको हम एक रेंज में लाने की कोशिश कर रहे हैं, बस हम और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। थर्ड जो यहां पर हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में करते हैं वो
डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं। डिस्क्रिटाइजेशन में हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं उनको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स कि हम कंटिन्यूअस नहीं रखते। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है मेरी 0.01325, एक वैल्यू है 0.13578। तो ये तो मेरी कंटिन्यूअस वैल्यू है, इसका मतलब ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ओके, लेकिन इन कुछ भी वैल्यूज, जो भी एक नंबर है, कुछ भी एक नंबर हो सकता है जो कंटिन्यूअस इन नेचर है, उसको मैं क्या करता हूं, डिस्क्रिटाइज कर देता हूं। दैट मींस एक पर्टिकुलर रेंज में लाने की कोशिश करता हूं, या एक पर्टिकुलर वैल्यू बनाने की कोशिश करता हूं, और मैं उसको राउंड ऑफ कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कंसीडर कर रहा हूं कि मैं सिर्फ 3 डिजिट तक ही लूंगा, तो मैं इस वैल्यू को क्या करने की कोशिश करूंगा, इस वैल्यू को मैं लिख दूंगा 0.013। दैट्स इट। अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, 0.136 बन जाएगी। तो इसका मतलब मैंने डिस्क्रिटाइज कर दिया। मैंने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही ली, उसके आसपास की जितनी भी वैल्यूज हैं उसको मैं उसी वैल्यू से डिनोट कर रहा हूं, डिस्क्रीट कर दिया मैंने। ओके, तो इससे मुझे ये फायदा मिलता है कि अब कुछ भी वैल्यू हो मैं उसको राउंड ऑफ कर दूंगा। ओके, मान लीजिए वैल्यू है 7.326895, तो मैं पूरी वैल्यू नहीं लूंगा, मैं इसका डिस्क्रिटाइजेशन कर दूंगा। मैं इसकी कंसीडर कर लूंगा कि मैं 7.3 ले रहा हूं। दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि 3 के बाद 2 है विच इज लेस देन 5, तो मैं इसको 7.3 ही कंसीडर करूंगा, मैं पूरी वैल्यू लेके नहीं चलूंगा। ओके, तो इससे मेरा क्या होगा, स्टोरेज भी बचता है और वैल्यू भी सिंपल हो जाती है। तो ये मेथड होता है डिस्क्रिटाइजेशन का। तो ये स्टेप 3 में मैं डेटा को ट्रांसफॉर्म ही कर लेता हूं, डेटा को बदल लेता हूं इन ऑर्डर टू ट्रेन माई एमएल मॉडल एफिशिएंटली। ओके, तो अब मैं आता हूं अपने स्टेप 5 पर। नॉर्मलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन या डिस्क्रिटाइजेशन के करने के बाद अब मैं करता हूं फीचर इंजीनियरिंग। इसको समझते हैं, फीचर इंजीनियरिंग ये क्या चीज है। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि हम एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि हमारा एमएल मॉडल सीखने में कंफर्टेबल हो। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल हम ये जानते हैं कि जो हमारा एमएल मॉडल है वो एक मशीन है, और ये भी हमें पता है कि मशीन जो है वो कंफर्टेबल होती है कुछ कैलकुलेशंस में। उसे कोई एक नंबर दे दीजिए, वो उसमें बहुत कंफर्टेबल रहेगी, वो कुछ कैलकुलेट कर लेगी और कुछ रिजल्ट निकाल लेगी। एमएल मॉडल यही होता है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो फीचर इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि हमारा जो कैटेगरिकल डेटा होता है उसको हम एक नंबर देने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स हम उसको एनकोड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास एक एट्रीब्यूट है या फीचर है जेंडर। ओके, तो जेंडर में क्या हो सकता है, मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल। ओके, तो ये मेल और फीमेल जो है ये मेरा कैटेगरिकल डेटा हो कहलाएगा कि मेल के फॉर्म में, फीमेल के फॉर्म में। लेकिन अगर मैं इस तरह का डेटा अपने एमएल मॉडल से को देता हूं ट्रेन करने के लिए, तो वो कंफ्यूज होता है, उसको पसंद नहीं आता। इसके कंपैरिजन में अगर मैं इसकी एनकोडिंग कर देता हूं, दैट मींस कि अब की बार मैं जेंडर में मेल को मान लीजिए 1 लिख देता हूं और फीमेल को मान लीजिए 0 लिख देता हूं, तो ये क्या हो गया, ये फीचर इंजीनियरिंग कहलाती है। दैट मींस मैंने अब की बार नंबरिंग कर दी है। तो अब ये नंबरिंग वाला जो डेटा होता है, जब मैं इससे एमएल मॉडल को ट्रेन कराता हूं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। क्यों? क्योंकि वो नंबर्स को पसंद करता है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू को एमएल मॉडल जो है वो पसंद करता है और उससे बहुत बढ़िया से ट्रेन होता है इन कंपैरिजन विद दिस कैटेगरिकल डेटा। ओके, तो फीचर इंजीनियरिंग में मैं क्या करता हूं, मैं एनकोडिंग करता हूं, मैं करने की कोशिश करता हूं एनकोडिंग। तो सबसे पहला काम मैं एनकोडिंग करता हूं, और इसमें 2 मेथड जो मेन मैं यूज करूंगा वो मेथड होते हैं वन हॉट एनकोडिंग
वन हॉट एनकोडिंग और दूसरा होता है लेबल एनकोडिंग। ये दो टाइप्स होते हैं हमारे एनकोडिंग में, वन हॉट एनकोडिंग और लेबल एनकोडिंग। ये दोनों जो टाइप्स हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे, आने वाली वीडियोस में। दूसरा जो होता है हमारा फीचर इंजीनियरिंग में, वो होता है कंबाइनिंग द फीचर्स। कंबाइनिंग द फीचर्स, कंबाइनिंग द फीचर्स का मतलब ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, दो एट्रीब्यूट्स या तीन एट्रीब्यूट्स या दो तीन फीचर्स, उनको मिला के कंबाइन करके एक फीचर बना रहे हैं या एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे फीचर्स भी कम हो जाते हैं, इनपुट फीचर्स भी कम हो जाते हैं और हमको प्रॉपरली हमारी लर्निंग भी आती है, हमारा डेटा भी बचने लग जाता है, हमारी मेमोरी स्पेस बचने लग जाती है। तो हम इस तरह से करने लग जाते हैं। तो ये हो गया फीचर इंजीनियरिंग, जिसमें कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम कैटेगरिकल डेटा जो हमारा लेटर्स में या वर्ड्स में लिखा हुआ है उसको हम एनकोड करके न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट इज फीचर इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है हमारा स्टेप 6, वो होता है हमारा फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स कि डेटा तो हमारा बहुत रॉ है, बहुत सारे उसमें इनपुट फीचर्स है, मान लीजिए 100, 150, 200, 250 फीचर्स हैं, इंफॉर्मेशन है। लेकिन एमएल मॉडल को ट्रेन करने के लिए मुझे कितने फीचर्स की जरूरत है, वो हम यहां पर देखते हैं। तो हम यहां पर फीचर सिलेक्शन में क्या देखते हैं कि जो जो मेरे काम के फीचर्स हैं, जो जो काम के मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को रखूंगा, बाकी सारे में क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो ये फीचर सिलेक्शन में मैं क्या करता हूं, रिमूव कर देता हूं। इसको मैं क्या कर देता हूं, रिमूव द अनवांटेड फीचर्स। जो फीचर्स मुझे नहीं रिक्वायरमेंट है, जो मेरे लिए ऑब्सलीट हैं, उनको मैं क्या कर देता हूं, हटा देता हूं, और जो मेरे काम के हैं सिर्फ मैं उसी को रखता हूं। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, फीचर सिलेक्शन। ओके, उसके बाद आता है हमारा लास्ट स्टेप, स्टेप 7, दैट मींस डेटा स्प्लिटिंग। ये होता है डेटा स्प्लिटिंग। ओके, ये तो नाम से ही आप लोगों को फ्रेंड समझ में आ गया होगा, डेटा स्प्लिटिंग। डेटा स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि हम डेटा को तोड़ रहे हैं, और दो पार्ट्स में एक्चुअली हम तोड़ते हैं, पहला ट्रेनिंग पार्ट और दूसरा टेस्टिंग पार्ट। तो ट्रेनिंग प्लस टेस्टिंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि डेटा जो हम स्प्लिट कर रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए जो अलग निकाल रहे हैं और टेस्टिंग के लिए जो अलग निकाल रहे हैं, वो हम उस क्या मेथड यूज कर रहे हैं उसको स्प्लिट करने के लिए, जिससे कि हमारी लर्निंग बेटर हो जाए एमएल मॉडल की, और जब लर्निंग कंप्लीट हो जाए तो एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग उसकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो एक्यूरेट आए। और ये तभी हो पाता है कि जब हम स्प्लिटिंग जो कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में करें। हम स्प्लिटिंग ऐसे ना कर दें कि अनबैलेंस्ड हो जाए। अनबैलेंस्ड का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ट्रेनिंग के टाइम पे एक ऐसा डेटा आ जाए जिसमें कि सारे यस है, नो है ही नहीं, और टेस्टिंग में सारे नो चले जाए। तो अगर इस तरह के हम अपने डेटा को स्प्लिट करेंगे और ट्रेन कराएंगे तो एरर्स आनी स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एमएल मॉडल को नो पता ही नहीं है क्या चीज है, और वो सारे नो जो हैं वो किधर चले गए, टेस्टिंग की तरफ चलेंगे। तो ये अनबैलेंस डेटा हो गया। इसका मतलब हमने जो तोड़ा या स्प्लिट किया जो डेटा को, वो एकदम सही नहीं किया है, इस वजह से प्रॉब्लम आने लग गई। तो ये हमारा फाइनल हमारा स्टेप होता है कि जब हम प्रॉपरली स्प्लिट कर लेते हैं अपने डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, तो ये सब बैलेंस्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर 1000 है, तो अगर मैं टेस्टिंग के लिए 600 उठा रहा हूं, तो 600 में लगभग जो है 300 यस होने चाहिए, 300 नो होने चाहिए। और टेस्टिंग के लिए अगर 400 है तो उसमें भी 200 यस होने चाहिए और 200 नो होने चाहिए, इसके आसपास होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इतने होने चाहिए, हाफ हाफ लगभग होने चाहिए। 40-60 का भी रेशो हो सकता है, 45-65 का भी रेशो हो सकता है, ये चल जाएगा। लेकिन रेशो जो है लगभग सही होना चाहिए, मतलब 45 और 55 का भी रेशो चलेगा। तो डेटा स्प्लिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट। ये लास्ट स्टेप है हमारा,
डेटा प्री प्रोसेसिंग। उसके बाद फिर हम ट्रेनिंग स्टार्ट करते थे, और ये कंप्लीट करने के बाद हम ये देखते हैं कि जब इस पूरे प्रोसेस के बाद हम एमएल मॉडल को ट्रेन कराते हैं तो हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं, जो प्रेडिक्शंस आते हैं, वो बहुत ही बढ़िया आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जो है हम यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। आई थिंक आपको अच्छे से पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है। इसमें हमने जितने भी मेथड्स स्टडी करे वो हम एक एक स्टेप में आप लोगों को बताता जाऊंगा कि इस स्टेप पे ये वाला मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसका ये मीनिंग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है, नॉर्मलाइजेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन क्या चीज होती है, ये मैं बता दूंगा आप लोगों को। फीचर इंजीनियरिंग में हमने एनकोडिंग, वन हॉट एनकोडिंग, लेवल एनकोडिंग, ये क्या चीज होती है, ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में समझा दूंगा। तो आज का वीडियो हम फ्रेंड्स यहीं पर ही एंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम।